Very good morning, all of you, and welcome to the online class of the Crescent School. And today we are going to start online classes of history of class 9th. So हिस्ट्री को लेकर सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन क्लास है. हमें जानना पड़ेगा हमें हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, हमारा 9th का सिलेबस क्या है. जो ड्यू टू कोविड सिचुएशन सिलेबस हैव बीन रिड्यूसेस. So first of all I would like to inform you, and even it's a good news for you people, that in history this year we have to study only 3 chapters. First one is the French Revolution, second one is the socialism in Europe and Russian Revolution, and third one is the Nazis and the rise of Hitler. तो इन 3 चीज़ों को हमें इस साल पढ़ना है, अपने हिस्ट्री पूरे सिलेबस में कवर अप करना है. टुडे वी आर स्टार्टिंग एंड definitely you all know the first chapter is the French Revolution. Many of you before class 9 in class 8 have been studied in the Crescent School, या फिर आप किसी और स्कूल में पढ़े होंगे. अगर आप क्रिसेंट में पढ़े हो, because we had applied ICSE books of history and that is why उसमें class 8 स्टैंडर्ड में फ्रेंच रिवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस थोड़ा कर दिया गया था, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा. या फिर अगर आप किसी और CBSE या यूपी बोर्ड या कहीं भी पढ़े हो तो आपने शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन या इसके बारे में कुछ भी अभी तक पढ़ा नहीं है. तो ये बिल्कुल एकदम से फ्रेश है और इवन हम आप सबको एकदम फ्रेश मान के स्टार्ट करने वाले हैं. सो आपके बोर्ड पे नज़र भी आ रहा है कि बहुत कुछ राइट किया हुआ है. अभी मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा. आज हम बुक से नहीं जा रहे बिकॉज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा. और मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हिस्ट्री को आप सब्जेक्ट के तौर पे नहीं बल्कि एक स्टोरी के तौर पे अगर आप पढ़ें तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा. एक कहानी के तौर पे, जैसे हम राजा रानी की कहानी सुनते हैं ना, राइट. एक जंगल था, एक राजा था, इस समय था और फिर ऐसा ऐसा हुआ. तो इन द सेम वे हिस्ट्री भी अगर हम ऐसे ही पढ़े तो हमारे लिए बहुत आसान होगा. एक सब्जेक्ट का एक बर्डन नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर. कहानी के तौर पे समझता है, कोई भी कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है, राइट. चाहे वो अकबर बिरबल की कहानियाँ हों, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान की हो या गौतम बुद्ध की या वटेवर, राइट. तो सबसे पहले हमारी स्टोरी में हमें समझना पड़ेगा कि वो पहलूज क्या हैं. और किसी भी कहानी के, देखो सबसे पहले कहानी के कैरेक्टर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप फ्रेंच या किसी भी की बात कर रहे हो और आपको कैरेक्टर्स की जानकारी नहीं है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, या इस टाइम जब एक रिवोल्यूशन की बात हो रही है तो रिवोल्यूशन होता क्या है. सबसे पहले रिवोल्यूशन क्या होता है, जब जनता एक या मास बड़े मात्रा में पब्लिक रूलर को के खिलाफ या किसी भी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाती है, इकट्ठा होकर एक मास जो है आवाज़ उठाती है, उसी को हम रिवोल्यूशन कहते हैं. आसान शब्दों में हम यही समझ सकते हैं. तो ये रिवोल्यूशन जो हुआ था एक राजा के खिलाफ हुआ था. तो हमारा पहला कैरेक्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो हमारे इस कहानी की स्टार्टिंग से जुड़ा रहेगा एंड लगभग एंड तक जुड़ा रहेगा. बाद में हम उसके मरने के बाद की आगे की कहानियाँ पढ़ेंगे. तो पहला कैरेक्टर है मरना. हालांकि मैंने नहीं बताना चाहिए था पहले ही कि राजा मरने वाला आगे चल के. तो जो राजा है जो आगे चल के मरने वाला है वो है लुई 16, जो हमारा मेन कैरेक्टर है. कैरेक्टर्स पहला है जिसमें लुई 16, और लुई 16 को हम जान रहे हैं तो इसकी फैमिली को भी जान लेते हैं. इनकी शादी हुई थी एक प्रिंसेस से जिनका नाम मैरी एंटोनेट था, ठीक है. तो लुई 16 की वाइफ मैरी एंटोनेट थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी. उनकी ब्यूटी के चर्चे फ्रांस में चलते थे. साथ ही उसी वजह से चूंकि ये प्रिंसेस थी तो उनकी लग्जरी की भी बातें पूरे फ्रांस में होती थी. उनकी लग्जरी लाइफ और उनके खर्चे, उनकी लग्जरी में आने वाले तमाम नीड्स को पूरा करने के लिए जो हुए फ्रांस के नुकसान, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे. और लुई 16 पे एक बड़ा कंट्रोल था उनकी रानी का, जो इन पे पूरा कंट्रोल भी रखती थी. और कहीं ना कहीं ना सिर्फ वो एक वाइफ थी, एक हस्बैंड वाइफ की बात करें तो ना सिर्फ वाइफ थी बल्कि फ्रांस टेरिटरी पे भी के होने वाले रूल्स पे भी उनका अच्छा खासा कंट्रोल था. तो ये हमने पहले अपनी स्टोरी के कैरेक्टर समझे. लुई 16 जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो राजा है, इसी के खिलाफ होने वाला है विद्रोह, रेवोल्यूशन, जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ते हैं. और फिर उसकी वाइफ को भी हमने जाना. जब आगे हम इस स्टोरी को बढ़ाते जाएंगे तो नए नए कैरेक्टर्स हमसे जुड़ते जाएंगे, राइट. जैसे कि हमसे बहुत सारे रिवोल्यूशनरी जुड़ेंगे जिन्होंने विद्रोह किया, कुछ इंटेलेक्चुअल्स जुड़ेंगे जिनकी कॉन्सेप्ट पे चल के हर एक
कोई आम आदमी भी आगे बढ़ा, विद्रोह को आगे बढ़ाया। कुछ राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कार्ल मार्क्स, आपने नाम सुना होगा, दास कैपिटल इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके के तमाम नए नए कैरेक्टर्स को हम जानेंगे और उससे हम अपने इंडिया को भी रिलेट करेंगे, कहाँ से कहाँ वो इंडिया से रिलेटेड है। तो ये होगी कैरेक्टर की बात। फिर एंड हम करेंगे अपने एक कैरेक्टर से जो कि नेपोलियन बोनापार्ट है। नेपोलियन बहुत फेमस नाम है, आप सबने सुना होगा। तो अभी उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कड़ी होता है किसी भी स्टोरी का, दैट इज लोकेशन, कि स्टोरी कहाँ की, ये कहाँ की कहानी है। तो ये कहानी है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूरोप, हमारी दुनिया, हमारा पृथ्वी जो है, राइट, उसमें यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। जैसे एशिया में हम इंडिया में रहते हैं, जैसे यूरोप है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कॉन्टिनेंट है। और वहां पर एक अभी की कंट्री का अगर हम मैप देखें यूरोप का, तो वहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस, उस समय भी था फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल आप सबको पता होगा, जहाँ पे आईफल टावर है, तो आईफल टावर है पेरिस में। तो फ्रांस की कैपिटल जो पेरिस है, उससे मामूली दूर, मतलब 30-35 जितना कप्तानगंज से गोरखपुर की दूरी, इतनी दूरी पे एक छोटा सा टाउन है वर्सिलीज। कुछ लोग इसको वर्साइल भी बोलते हैं, अलग अलग एक्सेंट में, लेकिन अगर हम करेक्ट एक्सेंट की बात करें तो इस कस्बे का नाम है वर्सिलीज। वर्सिलीज की ये कहानी है। वर्सिलीज क्यों नहीं पेरिस? क्योंकि वर्सिलीज में ही राजा का पैलेस था। वो पैलेस तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप अगर यूट्यूब करो द पैलेस ऑफ वर्सिलीज तो आपको नजर आएगा, बहुत ही ज्यादा लग्जरी। अगर हम ये रानी और राजा के लग्जरी यानी इसके आनंद में जीवन की बात करते हैं, उसको आसानी से समझना है तो आप यूट्यूब पे वर्सिलीज पैलेस देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा गार्डन उसका 50-60 एकड़ का, और बहुत ही बड़े एरिया में वो बिल्डअप हुआ है, आज भी है। बहुत सारे दुनिया में टूरिस्ट वहां पर हर साल जाते हैं, देखते हैं उस पैलेस को और समझते हैं कि राजा की लाइफ कितनी लग्जरी थी। कहानी का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टाइमलाइन, कि ये कहानी किसकी है, देख लिया, कहाँ पे है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब की कहानी, किस समय की कहानी है, राइट। तो ये कहानी है 17वीं सेंचुरी की। मतलब मोटा मोटी अगर हम आज से बात करें तो हमें करीब 200 साल पहले जाना पड़ेगा 17वीं सेंचुरी के टाइम में। 17वीं सेंचुरी के एंड में 1789, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, आज ही याद कर लो, अभी के अभी इसी क्लास में 789 याद करना आसान है एक सीक्वेंस पे। तो 1789 की कहानी, ये 1789 से पहले से हम पढ़ना चालू कर देंगे और 1789 वो मेन ईयर है जब ये रिवॉल्यूशन हुआ था, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब किसी भी कहानी को अगर हम ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारे नंबर दिलाने वाली कहानी है, हमें एग्जाम में पास कराने वाली कहानी, तो हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हमने कैरेक्टर्स देख लिए, हमने लोकेशन देख लिया, हमने टाइमलाइन देख लिया। अब चौथा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है नंबर दिलाने वाली कहानियों के लिए, रीजन एंड स्टेटस ऑफ सोसाइटी। ये कहानी हम सुन ही क्यों रहे हैं, या ये कहानी का जो मेन इंसिडेंट, किसी भी कहानी का एक मेन होता है कि ये घटना के बारे में ये कहानी है, कभी किसी के एक्सीडेंट के बारे में, कभी किसी के खोज के बारे में। तो ये कहानी है रिवॉल्यूशन के बारे में, तो हमें जानना पड़ेगा ये रिवॉल्यूशन हुआ क्यों था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। दूसरा, उस टाइम सोसाइटी का कंडीशन क्या था, लोग कैसे थे। हमारे कैरेक्टर को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके आसपास के लोग कैसे थे, उसका परिवार कैसा था, उसका विद्रोह हो रहा था तो क्यों हो रहा था, क्या सब कोई विद्रोह कर रहा था या राजा में कुछ अच्छाइयां भी थी। तो ये तमाम पहलुओं को हमें समझना है। सबसे पहले हमें फ्रांस में जाना पड़ेगा और फ्रांस में जाकर वहां की सोसाइटी को समझना पड़ेगा। तो हम चूंकि खुद थोड़ा सा रिलेट करते हैं फ्रांस से, हम सारे भारतीय, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी मोनार्की सिस्टम को देख चुके हैं अपने इतिहास में। हमने 1000 साल देखा है, हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है, जब दिल्ली सल्तनत में तमाम डायनेस्टीज थी, गुलाम वंश जिसको हम स्लेव डायनेस्टी बोलते थे, फिर खिलजी एंड ऑल दैट, फिर मुगल आ गए इंडिया में, मुगल ने राज किया बहुत सालों तक, फिर अंग्रेज ब्रिटिश आ गए, उन्होंने भी अपना राज किया और सबने इंडिया को अपने अपने तरीके से चलाया और हमने प्रॉपर्ली उनका ओबीडियंट रह के हमने किया। लास्ट में जब हमारे कल्चर पे बात आ गई थी तो हमने भी आवाज उठाई थी। वो आवाज, पहली आवाज थी 1857 में,
याद है आपको 1857 1857 की क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई तात्या और तमाम लोग जुड़े हुए थे इससे। तो 1857 से हमारी लड़ाई स्टार्ट होते होते 1947 पे आके खत्म हो गई, क्योंकि 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। हम भी ऐसे ही मोनार्की से होकर गुजरे, सेम फ्रांस भी गुजरा है। हमारी भी कुछ समस्या रही होगी, तभी तो हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अगर अंग्रेज बहुत अच्छे रहते और हमारी सारी चीज़ें को पूरा कर रहे हैं, हमें रोड ट्रांसपोर्ट एजुकेशन और हमें कम टैक्स ले रहे हमसे और हमको बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिल रहा है सोसाइटी में, हमें सोसाइटी हमारे धार्मिक मामले में हमको पूरी आज़ादी मिल रही है, हमारे पॉलिटिकल मामले में हमको आज़ादी मिल रही है, हमें जॉब्स करियर बनाने में आज़ादी मिल रही है, तो हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते ही क्यों? डेफिनेटली उन्होंने भी कुछ हमारे फ्रीडम में हस्तक्षेप किया होगा या फ्रीडम दिया ही नहीं होगा, तभी हम लड़े। सेम हैपेंड इन द फ्रांस। जो सोसाइटी होती है वो तमाम लोगों से मिलकर बनती है। अभी हम सोसाइटी को पढ़ रहे हैं। आज के चैप्टर में हमें सिर्फ यही समझना था कि हम किस चीज को पढ़ रहे हैं। तो हमारा चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके कैरेक्टर, लोकेशन, टाइमलाइन और हम अपने व्यूज के बारे में देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं, चूंकि अभी 11 मिनट हुए तो 3 मिनट और लूंगा, 4 मिनट, और मैं आपको कम से कम सोशल स्टेटस तो बताई। जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। मतलब ये कोई ऐसा नहीं था कि हिंदू मुस्लिम सिख के हिसाब से डिवाइड है, या फिर ऐसा भी नहीं था कि क्या कहते हैं कि ये पर्टिकुलर कास्ट के हिसाब से है कि ब्राह्मण या अलग अलग कास्ट होता है, जैसे सोशल कैटेगरी होती है ओबीसी जनरल, ऐसे भी नहीं डिवाइड थी। सोसाइटी का डिवीजन कुछ अलग तरीके से था। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले सोसाइटी हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है, ये आपको पता है, चल गया 3 पार्ट। पहला और दूसरा पार्ट समझ लो एक ही पार्ट है, वो सिंगल पार्ट है, बस उसके लोग अलग अलग है, और तीसरा पार्ट एकदम से अलग है। तो पहला और दूसरा पार्ट क्या है? पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में आते हैं क्लर्जीज और नॉबल्स। ये क्लर्जी और नॉबल्स क्या होते हैं ये आपको जानना पड़ेगा, तब हम तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। तो पहला दूसरा पार्ट जो क्लर्जी नॉबल का है, उसमें सबसे आसान भाषा में इसको हम समझे तो अक्सर पहले के अगर हम राजाओं को देखें, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, हर जगह का ये है कि राजा के साथ धार्मिक लोग जुड़े होते थे, और जो धार्मिक लोग होते थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। वो राजा के डिसीजंस को प्रभावित कर सकते थे, दे कैन अफेक्ट, और उनके अकॉर्डिंग राजा चलता भी था, राइट। चाहे वो मुस्लिम शासक वाले हमने इतिहास में पढ़ा हो, चाहे वो हिंदुइज्म का इतिहास हो, जो भी थे उनमें राजा, जो धार्मिक लोग थे उनका रोल था, वो राजा को गाइड भी करते थे। सेम वाज हैपनिंग इन फ्रांस ऑल्सो। तो फ्रांस में भी जो क्या कहते हैं कि चर्च, चूंकि वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, तो जो चर्च होते थे, चर्च में काम करने वाले जो फादर, जिनको बोलते हैं ब्रदर बोलते हैं, पादरी लोग होते हैं, सिंपली प्रीस्ट, किसी भी तरीके के पोस्ट पे हों, लेकिन वो प्रीस्ट है, पुजारी है चर्च के, तो वो सब लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो लोग समझ लीजिए कि फ्रांस पे कंट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि वो राजा पे कंट्रोल कर रहे हैं, वो कोर्ट पे कंट्रोल कर रहे हैं, वो डिसीजन मेकर है, तो वो कहीं ना कहीं आपके फ्रांस पे भी कंट्रोल कर रहे हैं। सेम अब हम नॉबल्स के बारे में पढ़ते हैं। इस कैटेगरी में कौन लोग आते थे? पहली कैटेगरी समझ ली क्लर्जीज की, जो चर्च एंड ऑल दैट, चर्च से रिलेटेड लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। दूसरा हमें जानना है नॉबल्स में कौन है। तो नॉबल्स में खुद राजा भी है, राजा के फैमिली है, और उसके बहुत खास लोग, जैसे उसका चीफ मिनिस्टर या और भी मिनिस्टर जो होते हैं, वो लोग इनके इसमें इन्वॉल्व होते थे नॉबल्स में। अब थर्ड स्टेट में बाकी सारा देश, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो या छोटे बिजनेसमैन, चाहे वो बड़ा किसान हो या छोटा किसान, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब थे, अमीर भी, सोसाइटी के अमीर लोग भी, बस वो राजा के खून के नहीं, वो जो है ठीक है, राजशाही खून अगर उनमें नहीं है तो वो सारे लोग, चाहे वो उसी कोर्ट में वकील के तौर पे काम कर रहे हों या उसी की आर्मी में काम कर रहे हों, ये तमाम लोग थर्ड स्टेट में आते थे। तो ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या 100 स्टेट बना दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी आप सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम क्या है। फिर स्टेट बना दिया, पहचान के लिए हमने बना दिया, और भी 2-4 और स्टेट बन सकते थे कि सेना वालों को अलग कर दो, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण, और भी कारण है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट है उसकी आबादी 5%, पूरे फ्रांस की आबादी के 5% अप्रॉक्सीमेटली, और जो थर्ड स्टेट उसकी आबादी 95% है।
तो फिर आप सोचोगे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जाहिर सी बात है उसमें सारे लोगों को जोड़ दिया तो उसकी आबादी ज़्यादा ही होगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो 5% लोग हैं वो स्पेशल ट्रीटमेंट पा रहे थे। दे वर नॉट इक्वल बिफोर लॉ, दे वर नॉट इक्वल बिफोर एनी काइंड ऑफ डिसीजंस डन बाय द गवर्नमेंट मींस द मोनार्क। तो वो वहां पर एक बराबर के नहीं थे, उनके साथ स्पेशल प्रिविलेज जोड़ा हुआ था बाय बर्थ। ऐसा नहीं था कि स्पेशल प्रिविलेज उनके काम के आधार पे जोड़ा है। स्पेशल प्रिविलेज हर देश में सबको मिलता है। आप आम आदमी हैं, आप सड़क पे चलो, आपके साथ सिक्योरिटी चलती है, नहीं चलती है। बट अभी आप MLA बन जाओगे तो आपको 2 पुलिस वाले मिल जाएंगे, आप CM बन जाओगे आपको 2 गाड़ियां मिल जाएंगी पुलिस की, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ आपको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने दम पे धीरे धीरे वो आगे बढ़े। कोई ऐसा नहीं है कि बाई बर्थ यहाँ पर कि ये इसका बेटा है तो ये PM बनेगा, ऐसा तो डेमोक्रेसी में नहीं है। बट देयर इन फ्रांस अगर कोई प्रीस्ट फैमिली में पैदा हो गया या फिर कोई बर्बन डायनेस्टी जो वहाँ पे राज कर रही है उनकी फैमिली में कोई पैदा हो गया तो बाई बर्थ उसको प्रिविलेज मिल रही है, उसको सोसाइटी के हर वो राइट्स मिल रहे हैं जो वो आसानी से एंजॉय कर रहा है। उसकी वो एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको वो सारे राइट्स मिल रहे हैं। सोसाइटी के वो 5% लोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं उसको जरूर से ध्यान से देखना सुनना, वो 5% लोग टैक्स फ्री जोन में भी हैं, वो टैक्स फ्री जोन में है। और जो 95% जो थर्ड स्टेट में लोग आते हैं वो टैक्स पे करने वाले लोग हैं। टैक्स उनको पे करना है जो नॉर्मल कॉमन पीपल है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या बेहद गरीब हो या एकदम से लाचार लोग हो, उनको भी टैक्स देना ही पड़ेगा। उनकी लेबर है तो लेबर कॉस्ट पे भी टैक्स देना पड़ेगा। और जो 5% है उनको बिल्कुल किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना। तो यहाँ पर भी एक बात हो सकती थी कि टैक्स फ्री हम बनाते हैं, जैसे इंडिया में अभी आप बात करो इनकम टैक्स की, तो जो लोग 5 लाख रुपए से कम कमाते हैं उनको टैक्स नहीं देना इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उससे ऊपर कमाने वालों को देना है। जो 10 लाख के ऊपर कमाते हैं वो ज्यादा टैक्स देते हैं, जो 30 लाख से भी ऊपर साल का कमाते हैं उन पे परसेंटेज और बढ़ जाता है। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा था? तो एक्चुअल में जाहिर सी बात है, अगर आप इनकम पे कंपैरिजन करो तो आपको पता है कि राजा की इनकम या उसके मंत्रियों की कमाई या फिर डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि धार्मिक मामले से जो लोग जुड़े होते हैं वहां पर कितना पैसा आता है। तो पादरियों की जो फादर्स होते हैं उनकी कमाई बहुत ह्यूज थी। इवन आंकड़े में अगर बताएं तो पूरे फ्रांस की जो लैंड अगर हम देखेंगे तो 70% लैंड सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोगों के कंट्रोल में था, कब्जे में था। बाकी के लोग 30% लैंड पे अपना काम कर रहे थे। तो जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कम लैंड है, जिनके पास कम सोर्स ऑफ इनकम है, जो फाइनेंशियली इकोनॉमी वीक है, उन लोगों को टैक्स देना है। और जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है, शायद वो अगर 5-10% टैक्स दे तो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, उन पे टैक्स फ्री कर दिया गया। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अगर आप थर्ड स्टेट में हो तो आपको बहुत बुरा लगने वाला है। और आप डेफिनेटली अभी चूंकि आप हिस्ट्री और सिविक्स सब अपने राइट्स पढ़ चुके हो तो आप इस पे तुरंत आवाज उठा दोगे। पर उस टाइम राजा था, राजा के खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं होता। आप राजा के खिलाफ आवाज उठाओगे तो आप देशद्रोह कर रहे हो, तो आपको मार भी दिया जा सकता था, या मैं आपको बताऊं मारा जाता भी था। राजा के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते थे। तो क्यों राजा ऐसा कर रहा था? क्या राजा के पास दिमाग नहीं था? क्या उसको नहीं पता था कि जनता में आक्रोश हो सकता है, या उसको जनता से कभी मिला ही नहीं हो, या फिर वो जाना ही नहीं अपनी समस्याओं को? तो राजा की क्या समस्याएं थी कि वो इतना टैक्स इंपोज कर रहा था? क्या राजा को कोई कंट्रोल कर रहा था, या फिर राजा कंट्रोल डिसीजंस लेने के लिए सक्षम ही नहीं था? इन तमाम सवाल जो आपके दिमाग में हैं उन सबको हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे और उसके आंसर्स को हम जानेंगे। इसलिए आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बुक की रीडिंग पहले ही कर लो, और आपके अगर बुक रीडिंग करते टाइम में कोई भी प्रॉब्लम होती है वर्ड मीनिंग को लेकर, यू कैन टेक हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट, अदरवाइज यू कैन
टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। मैं आपको वहाँ पर वर्ड मीनिंग को लेकर सारे हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपको बुक्स अंडरलाइन कर देना है जितने भी टफ वर्ड है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब आप बुक रीड करो तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो और आप आसानी से उसको समझ जाओ। तो ये आज एंड में हम एक बार और देख लेते हैं आज हमने क्या क्या समझा है। हमने देखा है कहानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, हमने समझा है कि यहाँ पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस कहानी को समझने के लिए हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे हैं। पहला तो कैरेक्टर में हमने मेन कैरेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे लुईस 16, उनकी वाइफ के बारे में भी मैंने जाना है। दूसरा लोकेशन किस जगह की कहानी है, तो वर्सिलीज की कहानी है जो पेरिस से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और ये जगह पड़ता है फ्रांस में और फ्रांस पड़ता है यूरोप में। तीसरा टाइमलाइन, ये कब की कहानी है, तो जो मेन फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था वो 1789 में हुआ था, लेकिन हम कहानी को और पहले से पढ़ते हुए आएंगे। 20-30 साल पहले से सोसाइटी की हर एक समस्याओं को देखते हुए 1789 को भी पढ़ेंगे और उसके आगे के भी 30 सालों को हम पढ़ेंगे। फिर हम अपने व्यू पे आते हैं और रीजन्स और बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझना है। कल से हम बुक के अकॉर्डिंग पेज बाय पेज जाएंगे। आज हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके अलावा मैं आपको अपनी तरफ से आज की क्लास में सोशल कंडीशन को पढ़ा चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी कितने पार्ट में बटी हुई थी। ये मैं अब नहीं बताऊंगा कितने पार्ट में थी, फर्स्ट स्टेट में कौन आता था, सेकंड स्टेट में कौन आता था, थर्ड स्टेट में कौन आता था और क्या फोर्थ स्टेट भी था, अगर नहीं था तो वेरी गुड। सो इन सारी चीजों को आपको प्रॉपर्ली अपने बुक में अंडरलाइन भी करना है, टफ वर्ड्स, और इसके साथ कंप्लीट करना है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।